नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था समानता का मूल अधिकार। तो समानता का मूल अधिकार हमने पिछली कक्षा में किया था। समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हम अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 ये पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 18 और इस अनुच्छेद 18 को पढ़ते ही समानता का मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। खत्म का मेरा मतलब है कक्षा कार्यक्रम के स्तर पर खत्म हो जाएगा। तो अनुच्छेद एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या था? कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 15 में था सामाजिक समानता का अधिकार या भेदभावों की समाप्ति का अधिकार या भेदभावों की समाप्ति का प्रावधान, या आप उसको सामाजिक समानता का अधिकार कह सकते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या था? लोक नियोजन के अवसरों में समानता का प्रावधान। लोक नियोजन या सार्वजनिक पद प्राप्त करने के अवसरों में समानता का प्रावधान। 17 में क्या था? अस्पृश्यता अपराध, छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान या अस्पृश्यता के निषेध का प्रावधान। और 18 जिसे हम आज पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? उपाधियों के अंत का प्रावधान। तो अनुच्छेद 18 को पहले एक लाइन में मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं, फिर नोट्स के अकॉर्डिंग समझा देता हूं। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों के अंत का प्रावधान। अब उपाधियों का अंत क्या है? इसमें यह लिखा हुआ है कि राज्य केवल सेना और विद्या दो क्षेत्रों में ही उपाधि प्रदान करेगा, अन्य कोई भी उपाधि या पुरस्कार राज्य प्रदान नहीं करेगा। केवल दो कौन से क्षेत्रों में करेगा? सेना और विद्या के क्षेत्र में करेगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि आज़ादी के समय, जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय पे ऐसे बहुत सारे लोग भारत के अंतर्गत थे जो ब्रिटिश सरकार की सहायता करते थे, उनके लिए मुखबिरी करते थे या ब्रिटिश सरकार का किसी भी तरीके से सहयोग करते थे। तो ब्रिटिश सरकार उनसे खुश होकर उनको तरह तरह की उपाधियां दे देती थी। तो ऐसे राष्ट्रीय आंदोलनकारी जो देश के लिए काम कर रहे थे उनको, और जो उपाधि प्राप्त जो लोग थे उनके दोनों के साथ अलग प्रकार का व्यवहार होता था सरकारी ऑफिसेज के अंतर्गत। कि जो राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले हैं उनको तो अंग्रेज बिल्कुल आतंकवादियों की सी नज़र से देखते थे, और जो उनके मुखबिर थे, जासूस थे, अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि प्राप्त जो लोग थे, वो अपने आराम से जितने भी सरकारी ऑफिस होते थे, सरकारी कार्यक्रम जो होते थे, वहाँ उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर लिया जाता था। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो चूंकि संविधान सभा में राष्ट्रीय आंदोलन को जीने वाले ही हमारे नेता थे, उन्होंने इस दंश को अपने स्तर पर झेला था। और चूंकि उनका उद्देश्य देश में सभी नागरिकों में समानता स्थापित करना था, समान अवसर प्रदान करना था, कोई भी भारत का नागरिक हीन भावना का शिकार ना हो, किसी भी प्रकार की कुंठा का शिकार ना हो, एक समान वातावरण मिले, ऐसी स्थिति प्रदान करना था। तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि केवल सेना के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में ही राज्य के द्वारा उपाधि प्रदान की जाएगी, अन्य क्षेत्रों में नहीं दी जाएगी। क्योंकि अगर राज्य अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा उपाधि देने का प्रयास करता है तो राज्य या सरकार के प्रति चाटुकारिता की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। आप अभी भी गौर कर लें, सभी की तो नहीं कह रहा, लेकिन दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिक्स्ड होते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। इस मतलब हर जगह फिक्सिंग चल रही है। अब जब इतने बड़े स्तर पर फिक्सिंग चल रही है तो संविधान निर्माताओं ने कितना अच्छे सूझबूझ का परिचय दिया था। अब और मैं केवल इंडिया लेवल के अवार्ड या पुरस्कारों की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे चीजें फिक्स होती हैं। लेकिन कुछ हो सकता है निष्पक्ष भाव से भी दे दिए जाते हों, बाकी ज्यादातर बहुत बड़े रेसों में फिक्स ही होते हैं। तो अगर हमारे संविधान निर्माता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि केवल सेना और विद्या के क्षेत्र में राज्य उपाधि देगा, अन्य क्षेत्रों में नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो समानता स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने नागरिकों के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं करना चाह रहे हैं। ये इस अनुच्छेद 18 में प्रावधान था। 2-3 बातें और भी थी। अगर भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं लेगा, भारत का कोई नागरिक जो कि सार्वजनिक पद प्राप्त किए हुए बैठा है भारत सरकार के अंतर्गत, कोई लाभ का पद प्राप्त किए हुए बैठा है, अगर दूसरे देश से उपाधि ले रहा है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लेगा। अगर कोई ऐसा विदेशी जो कि भारत में लाभ का पद प्राप्त किए हुए बैठा है या किसी सार्वजनिक पद पर भारत सरकार के द्वारा किसी भी उपक्रम के अंतर्गत बैठा हुआ है, विदेशी है, भारत में जॉब कर रहा है, और उसको कोई तीसरा देश पुरस्कृत कर रहा है,
तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पुरस्कार लेगा। यह अनुच्छेद 18 है। इसी के साथ समानता का मूल अधिकार समाप्त होता है, जो कि पिछले, आज तीसरी क्लास है, पिछले 2 क्लासेस से चल रहा था। तो अनुच्छेद 18 को नोट्स पे देखिए। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत का प्रावधान। कितने प्रावधान है? पहला प्रावधान, राज्य, सेना या विद्या संबंधी। देखो स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो ये तो राज्य के खिलाफ प्रावधान है। इसमें राज्य को भी सीमित किया गया है, देशी नागरिकों को भी सीमित किया गया है, और विदेशी नागरिक जो कि भारत में कार्य कर रहे हैं उनको भी सीमित किया गया है। तो राज्य, देशी नागरिक और विदेशी नागरिक तीनों को ही इसमें सीमित किया गया है। तो राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रावधानों में है। तीसरा पॉइंट, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, यहां पे गौर करिए, जो भारत का नागरिक नहीं है मतलब विदेशी है, ठीक है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि किसकी सहमति के बाद? राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इस पॉइंट का मतलब समझिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत भारत देश में ही किसी लाभ या विश्वास के पद को धारण किए हुए बैठा है, मतलब किसी विदेशी की सर्विस को हायर कर लिया है भारत सरकार ने, भारत सरकार के अंतर्गत वो किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्य कर रहा है, उसको अगर कोई दूसरा देश उपाधि देना चाहता है तो वो भी आदमी भी कब तक उपाधि नहीं ग्रहण करेगा? तब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल जाए या राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाए। राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला, यह भारत के नागरिक के लिए ही है। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास, वही 2 शब्द का प्रयोग हो रहा है, लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से, मतलब किसी दूसरे राज्य से, या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। चौथे पॉइंट का मतलब यह है कि भारत का ही कोई नागरिक, देखो तीसरा पॉइंट किसी विदेशी के लिए था कि कोई विदेशी नागरिक जो कि भारत का नागरिक नहीं है, दूसरे देश का नागरिक है और भारत सरकार के अंतर्गत लाभ या विश्वास के पद को धारण किए हुए बैठा है, वह भी किसी दूसरे देश से अगर कोई उपाधि या पुरस्कार मिल रहा है तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लेगा। तो विदेशी देश के नागरिक के लिए तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट भारत के नागरिक के लिए कि भारत का ही कोई नागरिक जो कि भारत के अंतर्गत लाभ या विश्वास का पद धारण किए हुए बैठा है, वो भी राष्ट्रपति की सहमति या अनुमति के बिना दूसरे देश से कोई भी पद, पुरस्कार, उपाधि, भेंट नहीं स्वीकार करेगा। ये आपका अनुच्छेद 20 है। अब देखो इसमें अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये 4 पॉइंट तो आप याद करोगे ही, फिर अगली विशेषताएं। यह राज्य नागरिकों और गैर नागरिकों के अधिकारों पर एक प्रतिबंध आरोपित करता है। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि अनुच्छेद 20 किन पर प्रतिबंध आरोपित करता है? राज्य पर भी करता है, भारत के नागरिकों पर भी करता है और गैर नागरिकों पर भी करता है। देखो राज्य पे तो प्रतिबंध कैसे आरोपित करता है कि राज्य केवल सेना और विद्या की ही उपाधि देगा, अन्य क्षेत्रों में उपाधि नहीं देगा। तो ये तो राज्य पे प्रतिबंध लगा दिया। भारत के नागरिकों पर प्रतिबंध लगा ही दिया कि अगर दूसरे राज्य से आप उपाधि प्राप्त करोगे तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही करोगे। और गैर नागरिकों पर भी लगा दिया कि अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन भारत सरकार के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण किए हुए हैं और फिर अगर आप किसी दूसरे देश से उपाधि प्राप्त कर रहे हैं तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति या सहमति के बाद ही कर सकते हैं। तो राज्य पर भी प्रतिबंध है, नागरिकों पर भी है, गैर नागरिकों पर भी है, के अधिकारों पर एक प्रतिबंध आरोपित करता है। राज्य सैन्य या शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह प्रतिबंध तो राज्य पर लगा दिया भाई कि केवल सैन्य और शैक्षणिक
उपाधि को छोड़कर अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत के किसी नागरिक को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। यह भारत के नागरिकों पर लगा दिया। भारतीय राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले विदेशी नागरिक, ये विदेशी नागरिकों पर लगा दिया, को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि, भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। यह आपका अनुच्छेद 20 है। अब अगली विशेषता देखिए इस अनुच्छेद 20 की। अब आप कहोगे कि साहब ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये पुरस्कार तो दिए जा रहे हैं और भारत सरकार ही इनको दे रही है। पहले तो अनुच्छेद में ये कहा गया है कि केवल सेना और विद्या के अलावा अन्य कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये तो आराम से दिए जा रहे हैं, भारत सरकार के ही द्वारा दिए जा रहे हैं। तो फिर ये कैसे दिए जाने लगे या इनको अनुमति कब मिली? देखिए, बालाजी राघवन वाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य को भारत रत्न और पद्म पुरस्कार देने की अनुमति प्रदान की है, किंतु साथ ही यह स्पष्ट किया है कि इन्हें नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना कब हुई है? 1954 में हुई। इसका मतलब समझो, यद्यपि भारत के संविधान में उपाधियों के अंत के प्रावधान में यह क्लियर था कि राज्य केवल सेना और विद्या के क्षेत्र में ही उपाधि देगा, अन्य क्षेत्रों में नहीं देगा। ठीक है। लेकिन बाद में 1954 से सरकार के स्तर पर ही भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिए जाने लगे। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके संबंध में जो निर्णय दिया है वो कौन से वाद में दिया है ये याद करना है, और उस वाद का नाम है बालाजी राघवन वाद। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि यद्यपि आप भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को सरकार दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन व्यक्तियों के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे वो व्यक्ति अपने नाम के आगे उपसर्ग और नाम के बाद प्रत्यय के रूप में इनका प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया, उसका नाम सुरेश है, तो वो समाज में अपने आप को पद्म भूषण सुरेश चंद जी ये नहीं लिखवाएगा अपने घर के आगे, या सुरेश चंद जी पद्म भूषण। नाम के आगे जो शब्द होता है वो तो उपसर्ग होता है और नाम के बाद होता है वो प्रत्यय होता है हिंदी ग्रामर के हिसाब से। तो बालाजी राघवन वाद में सरकार को भारत रत्न और पद्म पुरस्कार देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में की, लेकिन साथ ही ये क्लॉज जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जिन लोगों को ये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे वो अपने नाम के आगे उपसर्ग और नाम के बाद प्रत्यय के रूप में इन पुरस्कारों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आगे देखो। अब ये पुरस्कार 1954 से स्टार्ट हो गए, लेकिन 1977 में ये एक ट्विस्ट है सवाल में, मोरारजी देसाई की सरकार ने इनको देना बंद कर दिया। मोरारजी देसाई की सरकार आई थी जनता पार्टी की 1977-78 में, देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, उसने इन पुरस्कारों को देना बंद कर दिया, उनका क्रम तोड़ दिया। लेकिन बाद में जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इनको पुनः प्रारंभ कर दिया, पुनः प्रारंभ। तो पद्म भूषण और भारत रत्न के संबंध में जो एक फैक्ट आपको पकड़ना है कि इनकी स्टार्टिंग कब से हुई है, इनकी स्टार्टिंग 1954 से हुई है। कौन से प्रधानमंत्री की सरकार ने इन पुरस्कारों को बंद कर दिया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार ने कर दिया था, जनता पार्टी की सरकार थी 1977 में। ठीक है भाई। और फिर वापस पुनः कब स्टार्ट हुए? 1980 से वापस स्टार्ट हो गए जब इंदिरा गांधी की सरकार, दोबारा कांग्रेस की सरकार आ गई थी। ये आपका अनुच्छेद 20 है, उपाधियों के अंत का प्रावधान। इसके साथ ही आपका पहला मूल अधिकार समाप्त होता है जो कि समानता का मूल अधिकार था, अनुच्छेद 14 से 18 तक था। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार। ये देखिए, ये दूसरा लिखा हुआ है भाई आपका, ये दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। समानता का मूल अधिकार कहां से कहां तक था? अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो कि दूसरे नंबर का मूल अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक।
ये जो मटेरियल जिसके द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, इस मटेरियल को तैयार करने में ये प्रयास किया गया है कि देश के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल ना बचे जो संविधान भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ाया जाता है। मतलब सारा बेस्ट से बेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ लिया गया है, और जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं, जितने भी प्रकार के सवाल पास्ट में बने हैं, ये प्रयास किया गया है कि वो सारे सवाल इस मटेरियल को पढ़ने से आपके निकल जाएं। अब यूट्यूब चैनल पे आप जो ये वीडियो देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा देता हूँ। पंत इंस्टीट्यूट अलवर एक ऐप बनाया हुआ है, उस पर ये सारा मटेरियल भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी है, और ये सारे वीडियोज भी वहाँ पे हैं। यूट्यूब चैनल पे तो सारे वीडियोज आएंगे भी नहीं, वहीं ऐप पे ही आएंगे। तो आपको अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो जो कोर्स कुछ लॉन्च किए हुए हैं वहाँ पे पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप पर, वो आप देख सकते हैं। तो अब अनुच्छेद 19 को देखिए आप, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। उसमें अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? सबसे पहले 19 के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। अनुच्छेद 19(1), 19 का सब आर्टिकल 1, 19(1) में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, ये हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ तो संपत्ति के मूल अधिकार का दर्जा समाप्त हुआ था। तो ये संपत्ति का मूल अधिकार पहले कौन से अनुच्छेद में था? 31 में। इसके साथ ही 19(1) में से F, 19(1)(F) में संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता थी, उसका भी दर्जा मूल अधिकार के रूप में समाप्त हो गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों में से 2 अनुच्छेद निरसित हुए थे या समाप्त हुए थे। वो कौन से हैं? अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(F। तो 19(1)(F जो है वो संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता थी, जो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत थी। तो पहले कुल कितनी स्वतंत्रता थी? 7। जब 19(1)(F में से संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता हट गई या समाप्त कर दी गई, तो फिर कितनी स्वतंत्रताएं बची? 6। तो ये 6 स्वतंत्रता आपको क्रम से आनी चाहिए। तो अब इनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 मोटा मोटा सा, वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। वाक स्वातंत्र्य मतलब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है अनुच्छेद 19। अब देखो 19(1), पहले इस अनुच्छेद में 7 स्वतंत्रताएं थीं। गौर कर लेना कौन से अनुच्छेद में? 19(1) में। ये अनुच्छेद 19 को बहुत ढंग से पढ़ना, काफी टेक्निकल है मामला, वो आपको महसूस हो जाएगा अभी आगे। 19(1), पहले इस अनुच्छेद में 7 स्वतंत्रताएं थीं। प्रारंभ में कितनी थी भाई? 7। लेकिन 44वें संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय पर हुआ है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय पर हुआ है। ये दोनों संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में बार बार सवाल इनसे आते हैं। तो इनमें जितने जितने परिवर्तन भारतीय संविधान में हुए थे वो बिल्कुल आपको आने चाहिए। तो देखो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता के रूप में कौन से अनुच्छेद में थी? अनुच्छेद 19(1)(F) में थी, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में सभी नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? 6। कितनी स्वतंत्रता प्राप्त हैं भाई? 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं 19(1)(A। अब इसमें 6 स्वतंत्रताओं को आप कैसे पढ़ोगे? 19(1), फिर A, B, C, D, E और F वो थी जो खत्म कर दी। तो 19(1)(A), A का मतलब 19(1) में पहली वाली स्वतंत्रता। अब इसको पढ़ लो, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, इसको सरल भाषा में बोलते हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। विचार और अभिव्यक्ति, आप कोई भी भाषण दे सकते हैं, हालांकि इस पे कुछ प्रतिबंध हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन विचार व्यक्त कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, मौखिक रूप से बोल सकते हैं। तो आगे देखें, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र का अधिकार, तो जिसको आप विचार और अभिव्यक्ति बोलते हो ना, ये है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात इस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 19(1) में पहले नंबर की जो स्वतंत्रता है
वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका अधिकार दिया गया है। अर्थात इस अनुच्छेद के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब देखो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या चीजें आती हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, भाषण देने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार। कोई आदमी कहे कि साहब मैं तुम्हारी गाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज पहनाऊंगा या मैं तुम्हारे घर के ऊपर पहनाऊंगा, तो झंडा फहराने या राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1) में पहली स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि ये भी आपके राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, तो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर भी कर सकता है, झंडा फहराने का अधिकार। और हाल ही में चुनावों में दिया गया ये जो नोटा का प्रावधान आया है ना, नोटा, NOTA, इनमें से किसी भी उम्मीदवार को मैं पसंद नहीं करता, तो नोटा पे बटन दबा दिया जाता है। तो नोटा भी एक अभिव्यक्ति है कि मैं इनमें से किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता। तो हाल ही में चुनावों में दिया गया जो नोटा का प्रावधान है, एग्जामिनर पूछेगा, भविष्य का सवाल है ये, वो कौन से अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार में आता है। अनुच्छेद 19(1) और 19(1) में पहली वाली जो स्वतंत्रता है उसमें आता है भैया। तो 19(1) फर्स्ट या 19(1)(a), इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंतर्गत देखो कितने कितने अधिकार हैं। वापस गौर करो, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता। और प्रेस या मीडिया में दोनों तरीके का प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस भी और प्रिंटिंग प्रेस भी। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इंटरनेट, रेडियो चैनल, टीवी चैनल, और प्रिंटिंग प्रेस मतलब कोई भी मैगजीन, पत्र पत्रिकाएं, अखबार वगैरह जो भी कुछ है, इन सब में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता। भाषण देने का अधिकार भी है आपको, झंडा फहराने का अधिकार भी है। और हाल ही में चुनावों में दिया गया नोटा का प्रावधान भी इस अनुच्छेद में आता है। कौन से अनुच्छेद में? 19(1) पहला, 19(1)(a। आगे देखिए, अब कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेसवाद 1985, इंडियन एक्सप्रेसवाद 1985 में यह स्पष्ट किया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता में निम्नलिखित सम्मिलित है। भाई प्रेस की स्वतंत्रता जो आपका दिया गया है ना मूल अधिकार 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता में क्या क्या आता है ये चीज स्पष्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेसवाद 1985 में। तो देखो उसमें सूचना का अधिकार भी शामिल है, ये सवाल भी बनता है। प्रकाशित करने का अधिकार भी है और प्रसारित करने का अधिकार भी है। प्रसारित का और प्रकाशित का और सूचना का। गौर करिए, प्रेस की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार, ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार भी है और सूचना का अधिकार विधिक या कानूनी अधिकार भी है। क्योंकि सूचना के अधिकार अधिनियम संसद ने बनाया था, तो वो विधिक या कानूनी अधिकार है। अब अनुच्छेद 19(1) के (a) या 19(1) फर्स्ट में सूचना के अधिकार की भावना पाई जाती है, और सूचना के अधिकार की ये भावना प्रेस या मीडिया के अधिकार या प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता में ही निहित है। सरल भाषा में समझ लें कि एग्जामिनर सवाल क्या पूछेगा और आप क्या जवाब देंगे। अगर एग्जामिनर ने यह सवाल पूछा कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, मैं कल्पना करें पहला ऑप्शन मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन विधिक या कानूनी अधिकार, तीसरा ऑप्शन प्राकृतिक अधिकार, और चौथा ऑप्शन कोई भी डाल दे, वो किसी भी प्रकार का नैतिक अधिकार कुछ भी डाल दे, तो आप विधिक या कानूनी अधिकार ही करेंगे। ये मोर करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल पक्का। और अगर उसने ये पूछा कि सूचना के अधिकार की मूल भावना किस मौलिक अधिकार में पाई जाती है, तो इसका मतलब अब उसने खुद ने ये मान लिया है कि वो मूल अधिकार है सूचना का अधिकार, और इसलिए वो ये पूछ रहा है कि कौन से मूल अधिकार में पाई जाती है। तब आप फिर लिख दोगे अनुच्छेद 19(1) फर्स्ट, उसमें फिर सूचना के अधिकार की मूल अधिकार के रूप में एक भावना पाई जाती है, क्योंकि वो प्रेस के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है इंडियन एक्सप्रेसवाद 1985 में। देखो इसने क्लियर लिखा हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता में निम्नलिखित सम्मिलित है। सूचना का अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता में सम्मिलित है, और प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) पहला, 19(1) फर्स्ट या 19(1)(a) में ऑलरेडी मूल अधिकार में आती है, वो उसी में सूचना का अधिकार शामिल है, ठीक है।
दूसरा प्रकाशित करने का अधिकार। प्रकाशित का मतलब यह है कि जो भी आपकी सूचना है आप उसको प्रकाशित करोगे, लिखोगे, छापोगे। तीसरा प्रसारित करने का अधिकार, ब्रॉडकास्ट, ज्यादा बड़े लेवल पे लोगों तक फैलाना, प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी भी तरीके से ज्यादा लोगों तक फैलाना। तो सूचना का अधिकार, प्रकाशित करने का अधिकार और प्रसारित करने का अधिकार। प्रेस सूचना उपलब्ध करवाएगा लोगों को, ठीक है, जो सूचना होगी उसका प्रकाशन भी करेगा, छापेगा उसको, और प्रसारण भी करेगा। प्रसारण का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने का अधिकार भी उसके अंतर्गत आता है। ये है प्रेस के अधिकार में। और प्रेस का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार है? 19(1) फर्स्ट। आगे देखें, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था। ये एक राष्ट्रीय आयोग था, के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग NCRWC ने सिफारिश की है कि प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। देखो, प्रेस की स्वतंत्रता पे बहुत बड़ा बल रहा है भाई, संविधान समीक्षा आयोग का भी रहा है और इधर इंडियन एक्सप्रेस वाद में सुप्रीम कोर्ट का भी रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित मानकर इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को मान लिया जा रहा है। तो संविधान समीक्षा आयोग क्या कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मत मानो, उसको तो स्पष्ट स्वरूप प्रदान करो। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना है संविधान समीक्षा आयोग ने। अब हमको तो केवल इतना याद करना है कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में मूल अधिकार है? 19(1) फर्स्ट। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से मूल अधिकार है? 19(1) फर्स्ट। प्रेस की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने का मूल अधिकार, नोटा का प्रावधान जो अभी हाल ही में आया है, और सूचना का अधिकार 19(1) फर्स्ट। तो ये आपका 19(1) स्मॉल ए था। अब देखिए 19(1) स्मॉल बी, 19(1) में दूसरा वाला बी, वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे। तो दूसरा देखिए 19(1) बी, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, मतलब अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने का अधिकार। ये जो आप पढ़ते हो ना, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन, मतलब शांतिपूर्वक और निरायुध। निरायुध का मतलब यह है कि आयुध के बिना, आयुध का मतलब होता है शस्त्र। तो शांतिपूर्वक और निरायुध, निरायुध मतलब अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 19(1) बी में। 19(1) सी पे गौर करो, ये इंपॉर्टेंट है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता का प्रावधान। जो आम बोलचाल में हम बोलते हैं ना, कोई भी समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता का प्रावधान, वो 19(1) सी है। संगम या संघ, कोई भी संगम या संघ या सहकारी समिति, अब तीसरी चीज और जोड़ गई है, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, पहले था कोई भी समुदाय या संघ, संगम या समुदाय, संगम या संघ बनाने का अधिकार 19(1) सी में, ठीक है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों का निर्माण करने का अधिकार भी मूल अधिकार बना दिया गया है इसी 19(1) सी में। वो भी समुदाय संघ ही मान लिया गया है सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान। तो ये सहकारी समिति जो शब्द आया है, जो कि 19(1) सी में ही मूल अधिकार बना दिया गया है, ये 97वें संशोधन 2011 के द्वारा हुआ है। आगे लिखा मिलेगा आपको इन्हीं नोट्सों में। 19(1) डी देखो भाई, चौथे नंबर का, ABC हो गए, डी, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, मतलब निर्बाध संचरण, पूरे देश में कहीं पर भी घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं है, की स्वतंत्रता का अधिकार। पूरे देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता 19(1) डी। कई बार राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर किसी राज्य विशेष के नेता ये भाषण दे देते हैं कि फलाना CM मेरे राज्य में घुस के भी दिखाए अरेस्ट हो जाएगा, फलाना नेता मेरे राज्य में घुस के भी दिखाए गिरफ्तार कर लेंगे।
तो वो नेता क्या कहते हैं कि अनुच्छेद 19(1) डी के तहत पूरे देश में घूमना मेरा मूल अधिकार है। और मूल अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं डिमांड करूंगा कि मेरे मूल अधिकार की सुरक्षा करे। तो पूरे देश में कहीं भी घूमना भारत के नागरिक का मूल अधिकार है 19(1) डी में। भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र एबाद संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। 19(1) ई, ये लो सर, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। पूरे देश में कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता। पहले इसमें एक अपवाद हुआ करता था, जम्मू कश्मीर, जो आप पढ़ते होंगे किताबों में, भाई इसका अपवाद है जम्मू कश्मीर। लेकिन अब तो वो बैरियर भी प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। बहुत ही बड़ा डिसीजन। आप राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष या तटस्थ होकर विचार करें। 1 मिनट के लिए पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ जाएं। भारत में राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बायस्ड तो होता ही है, रियलिस्टिक अप्रोच मुझे थोड़ी पसंद ज़्यादा आती है। उसका होने के नाते भी मैं ये चाहता तो था कि कश्मीर में 370 का पुनर्गठन हो जाए, ये बैरियर सारे समाप्त हो जाए और भारत की पूर्ण संप्रभुता शक्ति कश्मीर के ऊपर आ जाए, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्से के रूप में बन जाए। लेकिन ये बन जाएगा क्या? असल में 370 पुनर्गठन हो जाएगा क्या? ये भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है क्या? जब जब भी मैं इस सवाल को खोजने का प्रयास करता था तो मेरे अंतर्मन से भी लगता था कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये डिसीजन जब मैंने पढ़ा, वो पढ़ा क्या, वो एक झटके में हुआ था। बहुत देर तक तो मैं सोचता ही रहा। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी हूं तो बड़े डरावने ख्याल भी मेरे अंदर आए कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि भारत पाकिस्तान के अगले युद्ध का कारण बन जाए, और कहीं ऐसा नहीं हो वो वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन पूरी दुनिया में चूंकि भी आवाज नहीं आई। ये प्रधानमंत्री मोदी की जो डिप्लोमेसी थी या विदेश नीति थी, जिसमें उन्होंने भारत के राष्ट्रीय हितों का इस कदर संरक्षण कर दिया, ये बड़ा पसंद आया भाई। और बहुत ही बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की कि धारा 370 समाप्त नहीं हुई है, पुनर्गठन हुआ है। अब सरल भाषा में इतना ही जान लो कि भारत की पूर्ण संप्रभुता शक्ति अब कश्मीर के ऊपर है, जो कि पहले नहीं थी। तो यहां जो आप बार बार पढ़ते थे ना 19(1) ई में कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का या बस जाने का अधिकार है, लेकिन अपवाद जम्मू कश्मीर, अब वो बैरियर खत्म हो गया है भाई। अब कहीं पे भी आप चाहें तो कल ही कश्मीर चले जाएं, लेकिन थोड़ा आतंकवादियों का प्रॉब्लम है, वो देख लेना, ठीक है। 19(1) एफ ये हट गया है, जो संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा लोप किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन आप जब जब भी पढ़ेंगे तो उसमें 2 ही चीजें पढ़ोगे कि इसमें एक तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति अर्जन करने का मूल अधिकार था, वो समाप्त कर दिया, और एक 19(1) एफ में संपत्ति अर्जन करने की जो स्वतंत्रता थी, वो वाला प्रावधान था या अनुच्छेद था, वो भी निरसित या विलोपित संविधान से कर दिया गया है। 19(1) जी देखो भाई, ये 6वें नंबर का है। ABCDEFG, तो F तो खत्म हो ही गया, 6वें नंबर पे था वो, और G 7वें नंबर पे। पहले 7 थी, अब कितनी हो गई हैं? 6 हो गई हैं। तो G में क्या है? 19(1) G में कोई वृत्ति, उपजीविका, आजीविका या कारोबार करने का अधिकार होगा। कोई वृत्ति या आजीविका या कारोबार करने का अधिकार होगा। सरल भाषा में लिख लो, पूरे देश में कहीं पे भी व्यापार करने का अधिकार, व्यापार या आजीविका प्राप्त करने का अधिकार। ये तो पहले से ही था। आप पहले 370 धारा का पुनर्गठन होने से पहले, जो कि 2019 में हुआ है, अगस्त 19 में हुआ है, उससे पहले आप कश्मीर के स्थायी नागरिक तो नहीं हो सकते थे, लेकिन अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए आप कश्मीर में काम कर सकते थे। तो ये तो पहले भी था और ये आज भी है। पूरे देश में जहां कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ नौकरी करनी चाहिए, यहाँ मुझे जॉब करना चाहिए, तो आप फिर ये पूरे देश में कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो ये आपका अनुच्छेद 19(1), गौर करिए, ये अनुच्छेद 19(1) है, जिसमें पहले 7 स्वतंत्रता थी, अब 6 हैं, 1 हटा दी। अनुच्छेद 19(1) एफ वाली कौन सी थी? संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, वो हटा दी। बाकी ABCDE और G 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19(1) में आज हैं भारत के नागरिकों के लिए। अब आया 19(2), यहां पे गौर करें।
कई गलती विद्यार्थी क्या कर देते हैं कि वो जो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं ना, इनको 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 5 और 6 ऐसे कर देते हैं। ये गलत है। 19(1) में है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता। आप उनको ऐसे लिख सकते हो, 19(1) में है ये 6 प्रकार की, A, B, C, D, E, F तो हट ही गया, और G। 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, D, E और G। फिर उस 19(1) के बाद आएगा 19(2). अब यहां से आप गौर करें, बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। अभी हाल ही में जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का राजस्थान में हुआ है, उसमें शायद यहां से सवाल गया है, और शायद सेकंड ग्रेड की परीक्षा में भी गया है क्या। बड़ा टफ सवाल है, सामान्यतः विद्यार्थी गौर नहीं कर पाते हैं। वो 19(1) पढ़ के ही अपनी पढ़ाई को कंप्लीट मान लेते हैं। लेकिन अब ट्रेंड आगे बढ़ गया है, पॉलिटी को बहुत गहराई से पढ़ना है। और बहुत गहराई का मेरा मतलब इतना है कि ऑल इंडिया में जो भी हाईएस्ट लेवल आप अचीव कर सकते हैं अपनी तैयारी का, बोल रहे हैं वो लेवल तक जा चुकी है बात किसी भी परीक्षा में। तो सिर्फ 19(1) पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा। 19(1) के अलावा 19(2), 3, 4, 5, 6 सब पढ़ना पड़ेगा। तो 19(2) गौर करिए। 19(2) अनुच्छेद 19(1)A। 1A में आपने क्या पढ़ा था? 1A में आपने पढ़ा था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। समझ गए? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, नोटा का अधिकार, ये पढ़ा था आपने 19(1)A में। तो देखो, ये पहले इसको पूरा पढ़ लो, फिर मैं इसका मतलब समझाऊंगा तुम्हें। अनुच्छेद 19(1)A में दिए गए अधिकारों पर, ठीक है, भारत की प्रभुता, यहां पे गौर करना एक एक शब्द पे, भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में राज्य युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकता है। देखो, इसका मतलब समझो पहले तो। क्या मूल अधिकार जो कि भारत के नागरिकों को दिए गए हैं वो निरपेक्ष हैं? ये मूल अधिकारों की विशेषता क्या है? मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है कि वो निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष तो उनको बोला जाता है कि जिस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण हो ही नहीं सकता, जो बिल्कुल बेलगाम है, जिनको सरकार भी प्रतिबंधित नहीं कर सकती, उसको निरपेक्ष कहते हैं। तो भारत के नागरिकों को या किसी को भी दिए गए मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष हैं। उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाया जा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंधन का मतलब क्या है? तार्किक रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है अगर वो दूसरे लोगों के मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं या राष्ट्रीय हितों का हनन कर रहे हैं और भी कई चीजें कर रहे हैं, मतलब उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष हैं, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अब प्रतिबंध किस प्रकार का होगा? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि आप मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध तो लगा सकते हो, सरकार को कहा है। यद्यपि मूल अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगा सकते हो, सरकार युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगा सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो युक्ति युक्त प्रतिबंधन होगा, इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि यह सही भावना से लगाया गया है या लोगों की स्वतंत्रताओं का और अधिकारों का दमन करने के लिए लगाया गया है। इस चीज की न्यायालय जांच कर सकता है। सरल भाषा में समझो, मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष हैं। इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाया जा सकता है, लेकिन इस प्रतिबंधन की युक्ति युक्तता की जांच न्यायालय कर सकता है। अर्थात न्यायालय युक्ति युक्त जो प्रतिबंधन लगाया गया है इसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। यह है पॉइंट इसमें। अब कौन से मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 के कौन से सब आर्टिकल में दिए गए मूल अधिकार पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो किन आधारों पर लगाया जाता है, इसमें सभी में अलग अलग है। तो वो सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। तो यहां पर गौर करो, 19(2) आपने पढ़ा। देखो 19(1) में 19(2) किस चीज पे प्रतिबंध लगा रहा है? 19(1) फर्स्ट या 19(1)A।
इसमें दिए गए मूल अधिकार पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो 19(2) के द्वारा लगाया जाता है। हाँ भाई, 19(1) में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। 19(1) ए, बी, सी, डी, ई और जी। तो उसमें से 19(2) जो प्रतिबंध लगाता है वो कौन से वाले मूल अधिकारों पर लगाता है? 19(1) और स्मॉल ए वाले, या 19(1) फर्स्ट में दिए गए मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये अनुच्छेद करता है 19(2)। या सवाल को रिवर्स फॉर्म में भी एग्जामिनर ले सकता है कि अनुच्छेद 19(2) के द्वारा कौन से अनुच्छेद में स्थित मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाया जा सकता है? 19(1) स्मॉल ए, दूसरा ऑप्शन जाएगा 19(1) स्मॉल बी, तीसरा जाएगा 19(1) स्मॉल सी और चौथा जाएगा उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर होगा कि जो ये 19(2) है ये केवल 19(1) स्मॉल ए में दिए गए मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाता है, अन्य पर नहीं लगाता। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां से आगे बात जाएगी कि 19(1) स्मॉल ए में दिए गए मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 19(2) के द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंधन निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है या किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता? यह हाईएस्ट लेवल है डेप्थ का। तो ये आधार हैं जिनको आपको याद करना है। इनमें से एग्जामिनर कोई से भी 3 रखेगा और चौथा कोई शब्द और ही रहेगा और ये पूछेगा किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। तो गौर करिए, 19(1) स्मॉल ए मतलब जो पहले वाला है, विचार और अभिव्यक्ति वाला, वो वाला है, उसमें दिए गए अधिकारों पर किन आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगता है? कि भारत की प्रभुता, प्रभुता का मतलब भारत की संप्रभुता और अखंडता। कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे विचार और अभिव्यक्ति देने लग जाए जो भारत की एकता और अखंडता को ही ताड़ ताड़ कर रही हो, जैसे कोई आदमी ये कहने लग जाए कि हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो हम इस राज्य को भारत से अलग कर देंगे, तो भारत की जो अखंडता है वो प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। या मान लो ऐसा हो जाए, कोई नेता ऐसा भाषण देने लग जाए कि साहब मतलब हमारी अगर सरकार आ गई या सरकार नहीं आई, ये मतलब एकता को, देश की को खतरा कर रहा है, भयंकर सांप्रदायिक भाषण दे रहा है, तो देश की एकता खतरनाक खतरे में जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है। और फिर वो ये कह दे कि मुझको तो सब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, मेरे तो 19(1) फर्स्ट में दी गई है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंधन लगाया जा सकता है वो 19(2) के द्वारा लगाया जा सकता है। और किस आधार पर लगाया जा सकता है? कि आपके विचार और अभिव्यक्त किए गए विचार जो हैं आपके घटिया वाले, इन्होंने देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाया है, इसलिए आपको बैन किया जाता है। तो भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के नाम पर अगर किसी व्यक्ति के विचार और अभिव्यक्ति ऐसी है कि वो राज्य की सुरक्षा को ही खराब कर रही है या राज्य की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है या राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो रही है, तो फिर उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, कोई बड़ा भारत का राजनेता इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है जिससे कि भारत के छोटे अगल बगल के पड़ोसी जो देश हैं, भारत की विदेश नीति का हित इसी में है कि उन सभी से मधुर संबंध बनाए रखे, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नेता इस प्रकार का भाषण दे देता है कि विदेशी संबंधों में जो मित्रता है वो क्या बाधित होती है, तो इस आधार पर अगर विदेशी संबंधों में मित्रता को खराब कर रहा हो या खत्म कर रहा हो, तो उसके अनुच्छेद 19(1) फर्स्ट में दिया गया मूल अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक, अगला आगे देखिए, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था क्या होती है? सार्वजनिक व्यवस्था जो देश के अंतर्गत पाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति का विचार और अभिव्यक्ति का भाषण या भाषण की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता इस प्रकार की हो रही है कि उससे देश की लोक व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो रही है, तो उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। शिष्टाचार या सदाचार। शिष्टाचार या सदाचार, देखो शिष्टाचार या सदाचार क्या होता है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सामान्य नैतिक नियम होते हैं जिनके आधार पर जीवन यापन मनुष्य समाज के अंतर्गत करता है। अगर किसी व्यक्ति के विचार ऐसे हैं जो उन सामान्य शिष्टाचार या नैतिक नियमों के खिलाफ है, जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, और फिर वह व्यक्ति ऐसा कहने लग जाए कि मेरे तो सब विचार ऐसे ही हैं, मैं तो इनको अभिव्यक्त करूंगा, तो शिष्टाचार या सदाचार के नाम पर उसकी इस बेलगाम स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। न्यायालय अवमान। न्यायालय अवमान क्या होता है? न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और उसकी पालना नहीं हो।
भारत के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पूरे भारत के अंतर्गत मान्य है, ये संवैधानिक है। लेकिन अगर कोई न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को नहीं मान रहा है तो उसको न्यायालय का अवमान बोलते हैं। तो न्यायालय का अवमान अगर वह अपनी विचार अभिव्यक्ति या 19(1) फर्स्ट में दिए गए मूल अधिकारों के कारण न्यायालय के निर्णयों का अवमान कर रहा है तो उसके फिर उस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मानहानि या अपराध उद्दीपन, यहां पे गौर करो। मानहानि का मतलब यह है कि दूसरे का मान भंग कर देना। कोई आदमी कहे कि मुझको तो साहब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं तो कैसे ही विचार व्यक्त करूं, और अपने विचारों के द्वारा वो दूसरे व्यक्ति को पर्सनल अटैक कर रहा है और उसके सम्मान को भंग कर रहा है, तो फिर उसका ये मूल अधिकार नहीं रहेगा। अपराध उद्दीपन का मतलब ये है कि अपराध के लिए तैयार करना या अपराध करने के लिए लोगों में एक तरीके से उत्प्रेरक का कार्य करना, या अपराध मतलब ऐसा कोई भाषण दे देना जिससे कि सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाए, तो ये अपराध उद्दीपन के लिए तैयार कर दिया लोगों को। अपराध उद्दीपन का अगर कार्य करेगा अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से या 19(1) फर्स्ट में ए में दिए गए मूल अधिकार का प्रयोग करते हुए अगर कोई व्यक्ति अपराध उद्दीपन का कार्य कर रहा है तो अपराध उद्दीपन के कार्य के आधार पर इस अनुच्छेद में जो दिए गया मूल अधिकार या जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी। यह बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? 19(2) में। तो सरल भाषा हम जान लें, अनुच्छेद 19(1) फर्स्ट में जो स्वतंत्रता दी गई है उसको 19(2) के द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंधन के तहत उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाया जा सकता है। लेकिन किन आधारों पर लगता है, इन सारे शब्दों को पकड़ लेना। एग्जामिनर जब बढ़िया टफ सवाल बनाता है तो यहां बनाता है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 19(2). 19(2) कौन सी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है? 19(1) फर्स्ट में जो दी गई है। ठीक है, अब आगे देखो, ये आ गया 19(3). यहां से गौर करना है आपको। ये कौन से अनुच्छेद में दिए गए स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है? 19(1)(b) में। लो साहब, दिए गए अधिकारों का भारत की प्रभुता। पहले तो ये देखो 19(1)(b) में क्या है, तुरंत वापस चले जाया करो 19(1)(b) में। 19(1)(b) में आपने पढ़ा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन या अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता किस में है? 19(1)(b) में। देख लो भाई 19(1) और (b) में। अब बात आई कि अनुच्छेद 19(1)(b) में जो शांतिपूर्वक और अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को है, उसको प्रतिबंधित युक्ति युक्त प्रतिबंधन किस अनुच्छेद के तहत उस पर लगाया जा सकता है? अब यहां गौर करो आप, 19(3) के द्वारा। 19(1)(b) में दिए गए अधिकारों का और किन आधारों पर लगाया जा सकता है? वही भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में राज्य युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकता है। कैसा निर्बंधन लगा सकता है? युक्ति युक्त। तो कोई भी अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19(1)(b) में दिया गया है, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? 19(3) के द्वारा। और कितने आधारों पर लगाया जा सकता है? भारत की प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के हित में राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगा सकता है। अब एक चीज गौर करें, किसी अनुच्छेद में तो प्रतिबंधन 5-6 आधारों पर लगता है, किसी में 3-4 आधारों पर लगता है, किसी में 2-3 आधार पर लगता है। ये सारे शब्द सेट कर लेना, क्योंकि बेयर एक्ट में जो संविधान लिखा हुआ है वो ये समझो ऐसे के ऐसे परीक्षा में आता है, मूल प्रति है एक तरीके से। जैसे मान लो एग्जामिनर यही सवाल बनाए, अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत दिए गए अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार या मूल अधिकार, उस पर अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत जो युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाया जाता है वो निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं लगाया जाता? एक ऑप्शन भारत की प्रभुता, दूसरा भारत की अखंडता, तीसरा लोक व्यवस्था और चौथा वो कुछ भी डाल दे। तो 3 शब्दों के आधार पर लग रहा है, चौथा जो शब्द होगा वही आपका आंसर होगा। इसलिए एक एक शब्द की वैल्यू है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। यही इस समय की मांग है और इसी लेवल पे आपको संविधान पढ़ना है। फिर देखो अगला आ गया अनुच्छेद 19(4).
ये भी प्रतिबंध लगा रहा है। अनुच्छेद 19(1)(c) में दिए गए अधिकारों पर, तो पहले तो ये जानिए 19(1)(c) में क्या है, कोई भी समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी समिति गठित करने की स्वतंत्रता 19(1)(c) में है। पिछला पन्ना पलटोगे तो आपको मिल जाएगी। अब इस पर भी किस आधार पर युक्त प्रतिबंध लग सकता है, गौर करो। भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार, सदाचार शब्द और बढ़ गया, के हित में राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। किन आधारों पर लगता है, ये तो 19(1) फर्स्ट का ही पूछा जाएगा, जो कि 19(2) में है, 99% चांस है। और 19(3), 19(4) और वहां तक भी अगर आधार पूछ लिए गए तो इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर आपका पेपर नहीं लेना चाह रहा, वो आपको परेशान करना चाह रहा है। लेकिन इतना जरूर पूछ लिया जाएगा कि 19(2) के द्वारा कौन सी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, 19(3) के द्वारा कौन सी पे लगाया जा सकता है, 19(4) के द्वारा कौन सी पे लगाया जा सकता है। ये आता है तो बहुत कठिन सवाल माना जाएगा। तो ये 19(4) आपने देखा कि 19(4) के द्वारा अनुच्छेद 19(1) में दी गई कौन से प्रकार की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कोई भी समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जो कि 19(1)(c) में दी गई है। तो या फिर रिवर्स, 19(1)(c) में दी गई कोई भी समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता या सहकारी समिति गठित करने की स्वतंत्रता, इस पर युक्त प्रतिबंधन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 19(2), 19(3), 19(4), 19(5)। तो उत्तर क्या आएगा, 19(4). आप इस समय पे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक पार्ट के रूप में पढ़ा जाता है भारत का संविधान, उसके एक हाई लेवल डेप्थ में आप काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा टफ नहीं होती हैं चीजें, इतनी ही हैं बस, और इतना पकड़ जाओ बस। आगे देखें 19(5). 19(5) कौन से अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। यहां पे देखो दो अनुच्छेदों में, 19(1)(d) और G, दोनों में ही है भाई। 19(1)(d) और G में दिए गए EFG, 19(1)(d) और G में दिए गए अधिकारों पर साधारण जनता या अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त प्रतिबंध लगाता। डी नहीं है भाई, ये ई है। ई, डी को हटाओ, ई लगाओ यहां पे। ABCDE, F हटाई गया और उसके लिए 19 आएगा। वापस गौर करो, 19(5) भी युक्त प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन ये दो अनुच्छेदों में दी गई स्वतंत्रताओं पर लगा रहा है, 19(1)(d) और 19(1)(e). इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 19(1)(e), ये लो भाई, और एक ये रही 19(1)(d). तो डी वाली और ई वाली, इन दोनों स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद के तहत लगेंगे, 19(5) के तहत लगेंगे। और किन आधारों पर लगेंगे, यहां देख लो आधार बदल गए। दिए गए अधिकारों पर साधारण जनता या अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। किस आधार पर, साधारण जनता या अनुसूचित जनजाति मतलब ST के हितों के संरक्षण के लिए युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अब आप यहां पर गौर करो कि 19(1)(d) में क्या आता है और E में क्या आता है, कि पूरे देश में कहीं भी निवास का अधिकार है आपको, पूरे देश में कहीं पे भी किस चीज का अधिकार है, निवास का अधिकार है। ABCD और E, देख लो भाई, D और E। डी, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आप संचरण कर सकते हो, घूम सकते हो। और दूसरा ई में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास, मतलब कहीं पे भी तो घूमो और कहीं पे भी निवास करो। तो आप कहीं पर भी घूमोगे और कहीं पर भी निवास करोगे तो अंडमान निकोबार में रहने वाली जनजातियों के जीवन में दखल आएगा कि नहीं आएगा। वो तो अकेले रहना चाहते हैं, चाहते ही नहीं कि कोई वहां की जंगल जमीन में कोई दूसरा आए। तो भारत में ऐसे बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र हैं कि उन जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनकी स्वायत्तता का या उनकी संस्कृति का ध्यान रखा गया है। तो उसके लिए क्या किया गया है कि लोग ये नहीं कहेंगे साहब हमको तो कहीं पे भी देश में घूमने की स्वतंत्रता है, तो वो वहाँ पे चले जाएंगे घूमने के लिए, उनकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी, उनकी सांस्कृतिक एक तरीके से जो एकाकीपन है या उनकी स्वायत्तता है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए इसमें प्रावधान लगाया गया है कि अनुसूचित जनजाति
ये देखो 5 में, साधारण जनता या अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। गौर करो, बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है। 19(1) डी और ई में दिए गए अधिकार, तो डी में क्या दिया गया, पूरे देश में कहीं भी घूमो, और ई में क्या दिया गया, पूरे देश में कहीं भी बस जाओ। तो इन अधिकारों पर साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हित में या अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। यह बात कौन से अनुच्छेद में है, 19(5) के अंतर्गत है। अच्छा, अब यहां पे एक अनुच्छेद लिखा हुआ नहीं है, वो आप लिखो 19(6). 19(6) में यह लिखा हुआ है कि 19(1) ABCDEFG जी, यहां पे गौर करिए जी, पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता 19(1) जी में दी गई है। तो क्या पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता या आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता बेलगाम है, निरंकुश है? नहीं है। अगर यह स्वतंत्रता निरंकुश हो जाती है या इलीगल हो जाती है तो इस पर युक्त युक्त प्रतिबंधन लगाया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? यह लगाया जाता है 19(6) के तहत। ये आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लो 19(6) में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रता पर युक्त युक्त प्रतिबंधन लगाया जाता है? 19(1) जी में। 19(1) जी में कौन सी स्वतंत्रता दी गई है भाई? व्यापार या आजीविका की स्वतंत्रता। इस पर प्रतिबंधन लगाया जा सकता है। किस आधार पर लगाया जा सकता है? जब ये व्यापार और आजीविका की स्वतंत्रता है, ये निरंकुश नहीं होनी चाहिए। जब ये निरंकुश हो जाती है, निर्बाध हो जाती है, अवैध हो जाती है, तो उस पर युक्त युक्त प्रतिबंधन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 19(6) के तहत। तो यह है आपका अनुच्छेद 19। 1 मिनट, यहां पे 2-3 पॉइंट और हैं। पहले तो इतना समझ लो कि 19(1) में पहले 7 स्वतंत्रता थी, अब 6 हैं। कौन सी हट गई, किस तरीके से हटी, वो सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, वो 6 क्रम से याद होनी चाहिए। क्या ये 6 स्वतंत्रता बेलगाम है, निर्बाध है? नहीं है। निरपेक्ष है? नहीं है। कैसी है? सापेक्ष है। किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगता है? फिर प्रतिबंध के सारे बिंदु 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6), 2 कौन सी पे प्रतिबंध लगा रहा है और किन आधारों पर लगा रहा है? 3 कौन सी पे प्रतिबंध लगा रहा है, किन आधारों पर लगा रहा है? 4 किस पे लगा रहा है, किन आधारों पर? 5 किस पे लगा रहा है, किन आधारों पर? 6 किस पे लगा रहा है, किन आधारों पर? इतना जब आप पढ़ जाओगे तो एग्जामिनर को भी दया आ जाएगी, भगवान को भी आई जाएगी कि यार अब तो बहुत हो गया, अब तो इसको पास ही करा देते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों की प्रकृति, यहां पे गौर करो, सकारात्मक है तथा यह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। देखो, मूल अधिकार की सबसे पहली क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं कि कौन से मूल अधिकार तो केवल भारतीयों को प्राप्त है और कौन से मूल अधिकार भारतीय और गैर भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। समझ गए? तो अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार है उसकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। मैंने आपको पहली क्लास में यह भी बताया है कि कौन से मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक है और कौन से मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। ये मेरा जो पहला वीडियो जो मूल अधिकारों पर है उस पर देखें, उसको ये चीज निकल जाएगी, वहां पर आपकी समझ में आ जाएगी। यहां देखिए, तो अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। यद्यपि मूल अधिकार नकारात्मक है, लेकिन 19 की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। और यह केवल किन को दिए गए हैं भाई? केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। तो पहला जब आप वीडियो देखोगे तो आपको यह बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कौन से भारतीय नागरिकों को हैं और कौन से भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को हैं, कौन से वाले नकारात्मक हैं और कौन से वाले सकारात्मक हैं। आगे देखो, अनुच्छेद 19 को भारतीय लोकतांत्रिक शासन की नींव कहा जाता है। यह भाई एक कोटेशन है। कोटेशन क्या? स्टेटमेंट बोल दो। भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की नींव किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 19 को। फैक्ट है, रट लेना। भारतीय लोकतांत्रिक शासन की नींव किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 19 को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, सूचना के अधिकार की भावना, ये सारी चीजें पाई जा रही हैं और ये सारी चीजें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक होती हैं। इसलिए जिन देशों में ये सारी स्वतंत्रताएं पाई जाएंगी उन देशों में ये माना जाएगा कि लोकतंत्र सही ढंग से काम कर रहा है। भारत में लोकतंत्र सही ढंग से काम कर रहा है, इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देके, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता देके,
वो सारी चीज 19 में है, इसलिए इसको भारतीय लोकतांत्रिक शासन की क्या कहा जाता है, नींव कहा जाता है। हाँ भाई, अब थोड़ा सा सरल भाषा में लिख दिया गया है इस चीज को, यही डिटेल है जो अभी आपने समझी है। अनुच्छेद 19(1) में दिए गए अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध केवल कानून के प्राधिकार द्वारा, गौर करो, 19(1) में दिए गए अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते थे ना, अभी आपको बताया, लगाए, हाँ जी लगाए। केवल किस आधार पर, केवल कानून के प्राधिकार द्वारा लगाया जा सकता है, ना कि कार्यपालिका की कार्रवाई से। गौर करिए, पूरा पढ़ लो फिर समझाऊंगा। युक्ति युक्तता के निर्णय का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है, वरन किसको है, न्यायपालिका को है। अर्थात यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। बिल्कुल सही बात है। देखो इसका मतलब समझो, 19(1) में दिए गए, सरल भाषा में समझ लो, 19(1) में दिए गए मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाया जा सकता है, जो कि आपने अभी पढ़ा 19(2), 3, 4, 5, 6 के द्वारा, ठीक है। इसकी युक्ति युक्तता की जांच कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी कि न्यायपालिका करेगी, कार्यपालिका करेगी, वो न्यायपालिका करेगी। कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी, कार्यपालिका नहीं करेगी। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, या राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, यह कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो मूल अधिकारों की जो स्थगन किया जाता है या प्रतिबंधन किया जाता है, वो न्यायपालिका का विषय है, कार्यपालिका का विषय नहीं है। क्योंकि मूल अधिकारों की सुरक्षा का सर्वोत्तम संरक्षक किसको माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये न्यायपालिका का विषय है। सबसे पहले तो प्रतिबंधन कौन करेगा, न्यायपालिका। प्रतिबंधन की जो युक्ति युक्तता है उसकी जांच कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी, कार्यपालिका करेगी, न्यायपालिका करेगी। यहां पर यह बताया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार कौन कौन से आधार हैं, भारत में की संप्रभुता और अखंडता। आप दोबारा पढ़ रहे हो, 19(1) फर्स्ट में जो प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि 19(2) के द्वारा लगाया गया है, ये वो आधार हैं सारे के सारे जो पढ़ चुके हो आप, दोबारा रिवीजन कर लो। भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, ठीक है, पढ़ा भी आपने। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन, ये आपके वाक और अभिव्यक्ति की, विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंधन इन आधारों पर लगता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है, 19(1) इसमें है। और प्रतिबंधन किसके द्वारा लगता है, 19(2) के द्वारा लगता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अधिकार कौन कौन से हैं। देखो ये गौर करो, वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, मतलब 19(1) फर्स्ट में जो दी गई है, उसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं। सूचना का अधिकार, ये आ गया भाई, सूचना का अधिकार, अर्थात उम्मीदवारों की, उम्मीदवार कौन, जो चुनावों में खड़े हो रहे हैं, उम्मीदवारों की संपत्ति, शैक्षिक योग्यता, देनदारी व आपराधिक रिकॉर्ड जानने का अधिकार, PUCL वाद। जो भी चुनाव में खड़ा होता है उसका फॉर्म भरवाया जाने लगा है अब, और उसकी ये पूरी डिटेल, यद्यपि उनकी राजनीतिक दल अपने आप ही उजागर कर देते हैं चुनाव सुधारों की प्रक्रिया के तहत, जब कभी भी ये नहीं थे, इससे पहले नहीं थे, तो आप इनकी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए थे। चुनाव सुधार भारत के अंतर्गत एक प्रक्रिया के तहत हुआ है। अब क्या हुआ है कि हर राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवार जो हैं उनका पूरा डिटेल अपने आप ही देती है, जिससे कि राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता लाई जा सके और ऐसा दावा वो राजनीतिक पार्टी कर सके। PUCL वाद में ये सारी डिटेल है भाई, सूचना जो उम्मीदवारों की है। प्रेस की स्वतंत्रता, एकांतता का अधिकार, देखो एकांतता का अधिकार भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, अब ये जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है, ये नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में ही आएगा। जो अभी आपने पढ़ा ना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, अनुच्छेद 19(1) के फर्स्ट में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले मूल अधिकार में ही है राष्ट्रीय ध्वज फहराना। अब अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना
अनुच्छेद 19 एक स्मॉल ए में मूल अधिकार है। किस वाद के तहत यह निर्णय आया? नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद 2004, इसमें यह निर्णय आया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना मूल अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में? 19 एक फर्स्ट में। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, क्या आप भाई साहब कोई भी प्रदर्शन और विरोध भी कर सकते हो? यह भी अभिव्यक्ति है आपकी। देखो, सम्मेलन अलग चीज है, शांतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन। सम्मेलन का मतलब है कि मीटिंग कर रहे हो कोई। किस चीज की मीटिंग? कि भाई बेरोजगार संघ अपना मीटिंग करेगा कि साहब भर्तियों में धांधलीबाजी हुई है, उसके खिलाफ हमको आंदोलन करना है। तो सम्मेलन का मतलब है कोई भी मीटिंग करना, ठीक है। अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन, जैसे कोई ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन, जाट महासभा, राजपूत महासभा, इनका जो सम्मेलन है वो तो है सम्मेलन, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन। लेकिन यहां पे गौर करो, प्रदर्शन एवं विरोध करना, प्रदर्शन और विरोध सम्मेलन नहीं है। जैसे भाई काले झंडे दिखाना, काली पट्टी बांध लेना, मौन धारण कर ले, ये सब किस में आते हैं? प्रदर्शन और विरोध। तो प्रदर्शन और विरोध का अधिकार तो, लेकिन प्रदर्शन और विरोध में हड़ताल और बंद नहीं आएगा। हड़ताल नहीं आएगी और भारत बंद नहीं आएगा, बंद का अधिकार नहीं है। मौन रहने का अधिकार तो है। यहां पे गौर करो, प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार है? 19 एक फर्स्ट में है। क्योंकि प्रदर्शन और विरोध भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति है, कि हम तुम्हें पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो भी है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रदर्शन और विरोध आप करोगे, इसमें हड़ताल नहीं आएगी और भारत बंद भी नहीं आएगा। तो एग्जामिनर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है या नहीं है? हड़ताल मूल अधिकार नहीं है। यह सवाल ऐतिहासिक है, बार बार आया है। लेकिन आप कई बार देखते हो कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां या सामाजिक समूह बार बार भारत बंद, अलवर बंद, जयपुर बंद, दिल्ली बंद, फलाना बंद, गुजरात बंद, ये लगाते हैं। क्या ये बंद मूल अधिकार है? नहीं है। और बंद के लिए किसी को जबरदस्ती बाध्य किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। अगर लोग उठ खड़े हों कि हम तो नहीं कर रहे बंद, हमारे धंधे पानियों को हम क्यों खराब करें तुम्हारी स्वार्थपूर्ण मांगों के लिए, तो बाकायदा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बंद मूल अधिकार नहीं है बंद करने वालों के लिए, और जिसका जबरदस्ती बंद कराया जाता है उसके मूल अधिकार का हनन होता है। हाँ, विरोध प्रदर्शन करना, ये जो है ना, प्रदर्शन करना और विरोध करना, ये आपका मूल अधिकार है। लेकिन हड़ताल व बंद का अधिकार नहीं है। कि विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन वो शांतिपूर्ण रहेगा, हिंसक नहीं रहेगा। और उसमें आप हड़ताल नहीं करोगे, क्योंकि हड़ताल के मूल में ये निहित है कि अगर हड़ताल है तो हिंसक है, इसलिए हड़ताल को मूल अधिकार नहीं माना गया और बंद को भी नहीं माना गया। मौन रहने का अधिकार, मौन रहना भी अपनी अभिव्यक्ति है विचारों की। मौन रहना ये भी आपका मूल अधिकार है भाई। अब घर परिवार में तो मौन रहा नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा, सरकारी नौकरी में भी मौन नहीं रहा जा सकता। यहां पे आप गौर करेंगे कि मौन रहना आपके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस हर चीज के पीछे कोई ना कोई क्लॉज है। अब मान लो कोई 4th क्लास या बाबू है और वो अपने ऑफिस में जाए और भाई साहब काम वाम तो उसने किया नहीं, सीनियर ऑफिसर पूछ रहे हैं तुमने ये काम क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये पेंडिंग में चल रहा है, और वो बोला ही नहीं दिन भर कि मैं तो मौन रह रहा हूं साहब, मेरा तो मूल अधिकार है। तो मौन रहना मूल अधिकार है, लेकिन इसके पीछे भी प्रतिबंधन है कि आपके मौन रहने से कोई सार्वजनिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं हो रहा हो, जब तो वो मूल अधिकार है। बाकी मूल अधिकार है, याद रख लेना। हाँ भाई, कुछ इंफॉर्मेशन है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह कानून बना कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है, ठीक है, के आधार पर होती है, तो अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है भाई। केवल बाह्य आक्रमण और युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर ही अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसका मतलब समझो, आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो 3 स्थितियों में लगता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल इन 3 स्थितियों में लगता है। फिर आप आगे पढ़ोगे कि अनुच्छेद 358 ये कहता है कि जब अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तो उस घोषणा के होते ही अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट है,
जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा चेंज कर दिया गया है। तो क्या पॉइंट है कि यद्यपि अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत होगी, उसके होते ही अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे, लेकिन वो कब होंगे? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण हो रही है। अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण हो रही है तो फिर अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित नहीं होंगे। ये है पॉइंट। दोबारा समझो, आप ये पढ़ोगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। घोषणा होते ही, समझ गए? उसके लिए अलग से राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही घोषित हुआ, अनुच्छेद 19 निलंबित हुआ। लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा एक नया पॉइंट जोड़ दिया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण हो रही है, तब तो अनुच्छेद 19 निलंबित स्वतः ही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण हो रही है तो फिर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं माना जाएगा। यह पॉइंट है। ठीक है भाई, आगे देखिए 19(1)(c), इसमें अभी आपने पढ़ा सहकारी समितियों के गठित करने का प्रावधान। कोई भी समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें सहकारी समिति भी जोड़ दी। 19(1)(c) में सहकारी समिति गठित करने का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से? 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा मूल अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में सहकारी समिति गठित करना मूल अधिकार है। कौन से संविधान संशोधन से बनाया है? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा बनाया है। 19(1)(a) मतलब पहले वाली स्वतंत्रता 19(1) की में रोमेश थापरवाद 1950 के बाद पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, विदेशी संबंधों में मैत्री तथा अपराध उद्दीपन वाले प्रतिबंध जोड़े गए। कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है। देखो अभी आपने पढ़ा कि 19(1)(a) में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पर युक्त जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो कौन से अनुच्छेद से लगाया जाता है? 19(2) के द्वारा। ठीक है भाई, ये 19(2) के द्वारा जो 19(1)(a) में दी गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो इन आधारों पर लगाया जा रहा है। यह प्रावधान कौन से वाद में निकल के आया था? तो यह आया था रोमेश थापर वाद 1950 के बाद। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि 19(1)(a) में युक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा, जो किसके आधार पर? 19(2) के आधार पर लगाया जा रहा है। और किन आधारों पर लगाया जाता है? इन आधारों पर लगाया जाता है। रोमेश थापर वाद में डिसीजन आया था। यह आपका अनुच्छेद 19 है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 20 आएगा। मुझे लगता है क्लास भूली है लगभग, अब इसको अपन कल पढ़ाएंगे, मतलब अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक तो आपने पहला मूल अधिकार किया समानता का। अनुच्छेद 19 से 22 तक आपका दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का, जिसमें से एक क्लास आज हो गई है और कम से कम 2 क्लास मुझे और लेनी पड़ेंगी जब आपका स्वतंत्रता का मूल अधिकार हो पाएगा। और इतना डिटेल से पढ़ने के बाद और इस सबको समझ के याद करने के बाद फिर आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आपके सामने फिर कोई भी परीक्षा हो इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अच्छे से पढ़ें। यूट्यूब चैनल जो मेरा पॉलिटी विद डी पारा सर है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और अगर आप सिलेबस परचेज करना चाह रहे हैं तो पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।